हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रेम की पाठशाला में स्वागत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीपीएससी ने 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि आज ही जारी हुआ, यानी कि 23 सितंबर 2024 को ही ये नोटिफिकेशन आया है। आज हम लोग इसमें पूरे डिटेल्स में समझेंगे कि किस विभाग में कितने सीट हैं और उसके लिए क्या प्रक्रिया है भर्ती के लिए। सभी हम लोग एक ही चीज़ को देखेंगे, फिर एज लिमिट भी देखेंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो विभाग है वो है अनुमंडल पदाधिकारी वरीय उप समाहर्ता बिहार प्रशासनिक सेवा। तो अनुमंडल पदाधिकारी यानी कि जो बीडीओ का जो पोस्ट है उसमें आप देख सकते हैं महिलाओं के लिए जो आरक्षित संख्या है, यहाँ पे इसका वेतनमान दिया है। ये लेवल 9 का पोस्ट है और जो अनारक्षित कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए यहाँ पे देखिए 80 सीट है और महिलाओं के लिए कितना है 80 में से फिर इधर 28 सीट किसके लिए है, महिलाओं के लिए आरक्षित है। उसके बाद आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं उनके लिए 20 सीट है। फिर आप जिस भी कैटेगरी से हैं आप उसमें अपने हिसाब से देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए 200 सीट है और 67 सीट किसके लिए है, महिलाओं के लिए है। उसके बाद जो निःशक्त है उनके लिए भी इधर दिया हुआ है और न्यूनतम वर्ष इसके लिए जो है निर्धारित है वो है 22 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद पुलिस उपाधीक्षक यानी कि जो डीएसपी के जो पोस्ट है उसका आप यहाँ पे देख सकते हैं 136 पोस्ट है, उसमें से 43 जो है महिलाओं के लिए है। इसके लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो है 20 वर्ष। उसके बाद जिला समादेष्टा उसके लिए टोटल पोस्ट की संख्या है 12 और इसमें महिलाओं के लिए 2 सीट है। और उसी प्रकार आप यहाँ पे काराधीक्षक का भी देख सकते हैं। उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट में यहाँ पे आप सब चीज़, यहाँ पे बिहार शिक्षा सेवा है और सहायक निदेशक है, सहायक निदेशक अलग अलग विभाग में यहाँ पे पोस्ट दिया गया है। और यहाँ पे आप अगर हम टोटल यहाँ पे देखें सीटों की संख्या तो यहाँ पे सबसे नीचे आपको मिलेगा कुल जो सीटों की संख्या है वो 1945 है और महिलाओं के लिए कितनी है 609 सीट। ठीक है, ये टोटल सीट का ये आंकड़ा यहाँ पे दिया गया। जो पेपर में आया था उसमें कितने सीट का वहाँ पे दिखाया जा रहा था, 1934 सीट के आसपास दिखाया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे देखिए जो टोटल सीट कितना यहाँ पे है 1945 और महिलाओं के लिए जो आरक्षित है वो सीट कितना है 609। ठीक है, तो काफ़ी सीट है। तो यहाँ पे आप हम आगे अगर आगे देखें यहाँ पे तो इसमें भी कहा गया है कि जो संख्या जो है घट बढ़ सकती है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। घटता तो नहीं, बढ़ता ही है। और उसके बाद यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो इसमें क्या है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए या फिर उसके समतुल्य होना चाहिए। और ये जो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी है इसके लिए कुछ स्पेशल इसमें इन्होंने योग्यता निर्धारित किया है, जिसमें कि स्नातक डिग्री और साथ में वैकल्पिक विषय होना चाहिए। किसमें, होम साइंस में होना चाहिए, साइकोलॉजी में होना चाहिए, मनोविज्ञान में होना चाहिए, समाज शास्त्र में होना चाहिए या फिर श्रम एवं समाज कल्याण में होना चाहिए। इसमें से किसी में अगर आपका वैकल्पिक विषय रहा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए ये कौन सा पोस्ट है, CDPO। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें आरक्षण के बारे में, यहाँ पे दिया गया है कि आवेदन में दिया गया अस्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए अस्थायी निवास अनुमान्य होगा। आरक्षण के लिए उम्मीदवार को अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। और यहाँ पे जो SC ST के छात्र हैं उनको क्या क्या जमा करना होगा, तो जाति प्रमाण पत्र, उसके बाद जो डोमिसाइल प्रमाण पत्र है जिसको मूल निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, ये जमा करना होगा। और जो पिछड़ा वर्ग के हैं या फिर जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार हैं उनको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट यानी क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। और जो उसमें सब कुछ आपका डिटेल्स होना चाहिए और इसके साथ ही निवासी प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पे जमा करना पड़ेगा। अगर आप क्रीमी लेयर से हैं तो जैसे यहाँ पे देखिए आरक्षण का दावा
करने वाली विवाहित महिला, अगर कोई विवाहित महिला है और उसकी जाति क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर है तो उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। यानी कि अगर उसको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट निर्गत किया गया है तो उसके पति के नाम से नहीं होना चाहिए, उनके पिता के नाम से होना चाहिए, विवाहित महिलाओं के लिए है। तो इसमें लिखा गया कि उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र आयोग के कार्यालय में सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो आरक्षण की बात हम लोगों ने कर ली कि सबका कोड यहाँ पे दिया गया है कि किसका किसका कोड कौन सा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसमें जो डेट दिया गया है दिव्यांगताओं के लिए कि जो कब से कब तक का जारी होना चाहिए, ये यहाँ पे देखिए 2022 29/6/2022 के हिसाब से होना चाहिए। तो आप अपना देख सकते हैं अगर आप इस कैटेगरी में अगर आते हैं तो। उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसमें जो उम्र सीमा है वो उम्र सीमा क्या है, 1/8/2022 यानी 1 अगस्त को आपको कितना उम्र हो जाना चाहिए। जैसे उसमें अलग अलग सेवा के लिए अलग अलग उम्र निर्धारित है, किसी में 20 वर्ष है, किसी में 21 वर्ष, किसी में 22 वर्ष। तो 20 वर्ष न्यूनतम होना चाहिए या फिर 21 वर्ष या फिर 22 वर्ष। यहाँ की जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा था सबसे ऊपर में कि सबके लिए एज लिमिट निर्धारित किया गया है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 21 वर्ष है, 21 वर्ष से 22 वर्ष है। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वर्ष निर्धारित है न्यूनतम। तो आपको 1 अगस्त को वो काउंट किया जाएगा। उसके बाद जो अधिकतम उम्र सीमा है वो क्या है, अनरिजर्व के लिए 37 वर्ष है और महिला और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष है। यानी कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आप मेल हैं तो आप 37 ईयर तक आप इस फॉर्म, अगर उससे कम हो रहा है तो आप भर सकते हैं। मान लेते हैं कि अगर आपका 2 अगस्त को 37 वर्ष पूरा हो जा रहा है तो आप नहीं एलिजिबल होंगे, 1 अगस्त से पहले होना चाहिए। ठीक है, 1 अगस्त तक अगर आप 37 ईयर के हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप महिला कैटेगरी से हैं अनरिजर्व में, या फिर आप पिछड़ा वर्ग के हैं या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं तो आप 40 वर्ष तक की उम्र तक आप इसको भर सकते हैं, यानी उम्र सीमा इसमें 40 वर्ष है। उसी प्रकार फिर SC ST के लिए 42 वर्ष निर्धारित किया गया है। उसके बाद यहाँ पे जो जन्म तिथि है वो मैट्रिक में जो प्रमाण पत्र है उसके हिसाब से ही माना जाएगा कि उसमें जो मैट्रिक जो आपका जन्म तिथि दिया गया है उसी को सही माना जाएगा। और फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो शारीरिक क्षमता के बारे में भी यहाँ पे लिखा गया है। शुल्क की बात कर ले तो यहाँ पे जो 17वीं सिविल सेवा सर्विस एग्ज़ाम है उसके लिए और जो CDPO है उसके लिए आप बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपये और अलग अलग प्रत्येक परीक्षा जैसे कि 70th के लिए और CDPO के लिए कोटिवार जो शुल्क जमा करना है वो है कितना, सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये है। मतलब यहाँ पे आपको प्रत्येक परीक्षा के लिए 200 रुपये आपको बायोमेट्रिक के लिए देना होगा और फिर सभी को अलग अलग कितना देना है। जनरल कैंडिडेट के लिए 600 रुपये और फिर जो SC ST के हैं जो केवल बिहार राज्य के हैं उनको 150 रुपये और फिर यहाँ पे अलग अलग दिव्यांग और सभी उम्मीदवार के लिए 600 रुपये है। तो आप कहाँ के हैं आप इसके हिसाब से देख लें। उसके बाद देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित किया जाता है उन्हें बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। यानी कि ये जो अतिरिक्त शुल्क, अगर आप फॉर्म भरते समय आधार का नंबर नहीं अंकित करते हैं तो आपको वहाँ पे बायोमेट्रिक करवाना पड़ेगा और उसके लिए आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा फ़ी जमा करना होगा। यानी कि आप जनरल कैंडिडेट हैं और आप आधार नंबर नहीं जमा करते हैं तो आपको 800 रुपये लगेगा, 600 रुपये फॉर्म का और 200 रुपये बायोमेट्रिक का। लेकिन अगर आप आधार नंबर को इंटर करते हैं वहाँ पे ऑनलाइन आवेदन में तो आपको ये 200 रुपये जो लग रहा है बायोमेट्रिक का चार्ज, ये चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, मात्र आपसे 600 रुपये लिया जाएगा। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा।
उसके बाद यहाँ पे देखिए, जो आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी हैं और जिनके द्वारा जो रियायती परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है, उसको क्या करना है, भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण बिहार राज्य के स्थानीय, मतलब जो भी बिहार राज्य के आरक्षण लेना चाहते हैं उनको जो भी संबंधित प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत किया जाना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो फिर आपको उसका लाभ नहीं दिया जाएगा। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो परीक्षा का स्वरूप है, परीक्षा की जो संरचना है वो कैसी है। तो परीक्षा 3 चरणों में होगी। एक तो प्रारंभिक परीक्षा होगा, दूसरा होगा लिखित परीक्षा और तीसरा क्या होगा, इंटरव्यू का। तो सबसे पहले जो प्रारंभिक परीक्षा है वो उसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार का पूछा जाएगा प्रश्न, और जो अवधि है वो 2 घंटे की होगी, और कुल प्रश्नों की संख्या कितना होगा, 150। उसके बाद परीक्षा में जो नेगेटिव मार्किंग, इस बार पहले क्या होता था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होता था, लेकिन इस बार लास्ट ईयर से भी इसमें क्या किया गया है, मतलब कुछ वर्षों से इसमें नेगेटिव मार्किंग को ऐड किया गया। तो इस बार भी जो है गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्क दिया जाएगा। और कितना दिया जाएगा, प्रत्येक रॉन्ग आंसर के लिए 1/3 नंबर काटा जाएगा। यानी कि आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका समझिए 1 क्वेश्चन के बराबर मार्क्स चला जाता है, 1 नंबर चला जाता है। उसके बाद जो प्रारंभिक परीक्षा होंगी, उसके बाद मुख्य परीक्षा के लिए कितने अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, जितना संख्या है, जितना वैकेंसी है उससे 10 गुना, और सभी कैटेगरी वाइज जो है कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा और फिर उनका चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने प्रारंभिक परीक्षा के लिए कुछ सिलेबस भी यहाँ पे दे रखा है कि जिसमें सामान्य विज्ञान है, उसके बाद है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व, सामान्य विज्ञान है, फिर राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं हैं, फिर भारत का इतिहास है, बिहार का इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, फिर सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग और यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, उसके बाद भारत राष्ट्रीय आंदोलन और इसमें बिहार का योगदान, और सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न। यानी कि आप यहाँ पे पीटी का सिलेबस इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे जो मुख्य परीक्षा है, मुख्य परीक्षा में कितने क्या क्या पूछा जाएगा, जिसमें सामान्य हिंदी से 100 अंक का होगा और इसमें कम से कम 30% नंबर आपको लाना होगा। और जो अगला पेपर का एग्ज़ाम होगा, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2, जिसमें 300 अंक का होगा, और सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र, ये भी 300 अंक का होगा। और जो तीसरा पेपर है वो क्या होगा, निबंध होगा 300 अंक का। यानी कि कुल 4 पेपर है यहाँ पे। कुल यहाँ पे कितने पेपर हैं, 4 पेपर, और उसके बाद फिर 4 पेपर यहाँ पे कुल आपको एग्ज़ाम देना होगा 4 पेपरों का, जिसमें जो पहला पेपर है वो क्या है, सामान्य हिंदी का, ये 100 अंक का होगा। इसमें से आपको 30% नंबर लाना है पास होने के लिए। जो दूसरा पेपर है वो है सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र है 300 नंबर का, और जो थर्ड पेपर है वो है सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र 300 अंक का, और फिर निबंध। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित ऐच्छिक विषय में से एक विषय का चयन करना होगा, और इस ऐच्छिक विषय से क्या होगा, 100 MCQ प्रश्न पूछे जाएंगे। सरकार द्वारा न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, और परंतु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। यानी कि जो मेरिट बनेगा उसमें इस वैकल्पिक विषय को शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन इसमें जो भी न्यूनतम मार्क्स निर्धारित किया जाएगा वो आपको लाना होगा उसको पास करने के लिए। तो वैकल्पिक विषय में से आपको कोई सा भी सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है। इसमें ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। ये देखिए, ये जो 4 पेपर ये लिखित होंगे, लेकिन ये जो वैकल्पिक विषय है ये क्या होगा, 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग विषय हैं। कृषि विज्ञान है, पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान है, उसके बाद है
मानव विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, सिविल इंजीनियरिंग है, अर्थशास्त्र, विद्युत इंजीनियरिंग, भूगोल, भूविज्ञान, इतिहास। अब कोई सा भी सब्जेक्ट इसमें से चूज़ कर सकते हैं जो आपको सही लगे। उसके बाद अगर हम देखें जो CDPO का है, CDPO के लिए भी सेम पैटर्न है, 3 पेपर है इसमें, ये भी क्वालिफाइंग है। उसके बाद 300 अंक का। इसमें निबंध जो है, इसमें निबंध नहीं दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे निबंध CDPO में नहीं है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि जो इसमें भी एक वैकल्पिक विषय आप ले सकते हैं इसमें, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र। अब हम बात करें अगर यहाँ पे हो गया, अब मुख्य परीक्षा के बाद इंटरव्यू के लिए यानी कि व्यक्तिगत परीक्षण के लिए जो छात्रों को बुलाया जाएगा वो जितना भी रिक्तियाँ हैं उसका 2.5 गुना, ठीक है, 2.5 गुना रिक्तियों को, मतलब 2.5 गुना जो है लोगों को बुलाया जाएगा। किसके लिए? इंटरव्यू के लिए। अब इसमें इंटरव्यू कितने नंबर का होगा? ये 120 नंबर का होगा। और यहाँ पे फिर फाइनल अंतिम रिजल्ट जो है वो इंटरव्यू के मार्क्स को जोड़ के होगा। यहाँ पे देखिए, इसमें इंटरव्यू में भाग लेना अनिवार्य है, नहीं तो अंतिम रिजल्ट जो है वो प्रकाशित उस कैंडिडेट का नहीं किया जाएगा, इसलिए इंटरव्यू भी आपको देना ज़रूरी है इसमें। फिर यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो कैसे बनेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 900 अंक का है मुख्य परीक्षा के लिए, 900 अंक। इसमें से प्रथम पत्र 300 अंक का है, द्वितीय पत्र 300 अंक का है, और निबंध 300 अंक का, और साक्षात्कार है कितना? 120 अंक का। और इस प्रकार कुल कितना होता है? 1020 अंक का मेधा सूची तैयार करने हेतु आरक्षण कोटिवार अंतिम परीक्षा फल का प्रकाशन किया जाएगा। यानी कि कुल मिला के 1020, 900 का रिटर्न होगा, 120 का इंटरव्यू होगा, और कुल 1020 नंबर का एग्ज़ाम होगा, और उसमें से जो भी होगा उसके हिसाब से फिर मेरिट निकाला जाएगा। वहीं अगर CDPO की बात करें तो इसका भी पैटर्न वही सेम है, इसका भी 1020 नंबर का है। उसके बाद यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो ऑनलाइन आवेदन की तिथि है, शुरुआत कब से है? 28 सितंबर से है, और जो अंतिम तिथि है वो है 18 अक्टूबर। यानी कि इधर 18 दिन और इधर 2 दिन, यानी 20 दिन, बहुत कम समय दिया गया है। और इसमें और कुछ अगर बात करें तो कुछ ऐसा इसमें विशेष नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से आवेदन करना है, आवेदन की प्रक्रिया दिया गया है, तो आप आसानी से कर सकते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है इसमें। हाँ, एक चीज़ और है जो इम्पोर्टेंट है, एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जो भी प्रमाण पत्र लगेगा उसकी स्कैन कॉपी जो है वो PDF फॉर्मेट में आपको देना होगा, और 100 KB का साइज़ अपलोड करना होगा उसके लिए। उसके बाद अगर और देखें तो फिर इसमें और कुछ विशेष नहीं है जो आपको लगे। इसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, मैं उसको पूरी तरीके से कोशिश करूंगा कि सॉल्व कर सकूं। और यहाँ पे अगर हम देखें विस्तृत पाठ्यक्रम की बात करें तो ये आयोग का वेबसाइट में दिया गया है। मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो लाऊंगा जहाँ पे आपको BPSC का जो पूरा सिलेबस है, डिटेल सिलेबस, उस पर डिस्कशन किया जाएगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और शेयर करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।